नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का स्पेशल प्रोग्राम खास खबर खास नज़र। खास खबर खास नज़र में हम बात करेंगे बिहार और महाराष्ट्र की। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ ही लालू प्रसाद यादव से उनके अपने दूर होते नजर आने लगे हैं। अपने हुए पराय जैसा दृश्य दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के दोषी हैं और इस समय इसी मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। जेल भी उनके राज्य बिहार से अलग रांची में है। रांची झारखंड में आता है। चुनाव के लिए आरजेडी ने जो पोस्टर तैयार किए हैं उनमें लालू यादव को जगह नहीं दी गई है, जबकि बीते विधानसभा चुनाव तक लालू ही प्रचार अभियान के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के हीरो हुआ करते थे। अब उनकी जगह उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ले ली है। पोस्टर सहित बाकी प्रचार सामग्री पर भी तेजस्वी ही छाए हुए हैं। यहाँ तक कि इनमें उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी खास जगह नहीं मिली है। लालू और राबड़ी की सांसद बेटी मीसा भारती भी प्रचार के सामान में पहले जैसी जगह हासिल नहीं कर पाई हैं। बता दें कि लालू सहित खुद तेजस्वी, राबड़ी, तेज प्रताप और मीसा भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जांच के दायरे में फंसे हुए हैं। खुद तेजस्वी ने कुछ दिन पहले ही राज्य यानी बिहार की जनता से अपने पिता और मां के शासनकाल में हुई भयंकर गलतियों के लिए माफी मांगी थी। शायद अब इस दिशा में कदम आगे बढ़कर तेजस्वी की कोशिश है कि इन चेहरों को कम से कम चुनाव तक तो पीछे रखकर गुजरे हुए कल के अभिशापों से पार्टी को बचा सकें। भी साफ करवा दिया। यानी हुआ ये कि लालू के कुनबे के राजनीतिक सुख चैन का पूरा इंतजाम कर दिया गया। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के बीते चुनाव में लालू की पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन है, जबकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का निशान तीर है। तो इस नतीजे के बाद कहा गया कि लालटेन की रोशनी में तीर सही निशाने पर जा लगा है, मगर तब कोई नहीं जानता था कि जल्दी ही लालटेन की रोशनी आग बनकर इस सरकार को ही झुलसाने लगेगी। लालू के दंभ से इसकी शुरुआत हुई। कहने को तो वो विधायक भी नहीं थे, लेकिन सरकार में वे किसी सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह दखल देते थे। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के समय
दिग्विजय सिंह नजर आते थे। नीतीश कुमार घुटे हुए राजनेता हैं, जबरदस्त मौका परस्त, इसलिए समय आने का चुपचाप इंतजार करते रहे। इस बीच एक घटना और हो गई। बिहार के माफिया डॉन सैयद शहाबुद्दीन उस समय हत्या के मामले में जेल में बंद था। राज्य सरकार की तरफ से कुछ कानूनी गलतियों के चलते शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ गया। अब पता नहीं इसके पीछे लालू का हाथ था या नहीं, लेकिन हुआ ये कि जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन ने मीडिया से कहा कि नीतीश कुमार नाम भर के मुख्यमंत्री हैं, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, बाकी सत्ता तो लालू के हाथ में ही है। इसके बाद जो हुआ वो फिर सारी जमावट को पलट देने वाला साबित हुआ। शहाबुद्दीन के लिए ये अच्छे दिन ज़्यादा समय तक नहीं रहे। एक याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिहार से दूर दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया। इधर बिहार में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके परिवार पर नौकरों के नाम से प्रॉपर्टी की अवैध खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। लालू के बेटे के पटना में बन रहे एक मॉल में भयानक गड़बड़ियों के सबूत पेश कर दिए। इसी बीच IRCTC के होटल के ठेकों में गड़बड़ी के चलते लालू सहित राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज हो गए। आरोप लगा कि केंद्र सरकार के इशारे पर उसकी एजेंसियां ऐसा कर रही हैं। यह आरोप लालू की पार्टी ने लगाए। इधर मीसा भारती और उनके पति पर भी जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया। कुल मिलाकर हुआ ये कि लालू का पूरा परिवार मुसीबत में आ गया। नीतीश इसी मौके के इंतजार में थे। उन्होंने नाटकीय अंदाज में इस्तीफा पेश किया। कहा कि केस दर्ज होने के बावजूद तेजस्वी द्वारा उप मुख्यमंत्री पद न छोड़ने के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा। आज उसकी यहाँ की विधानसभा में केवल 23 विधायक हैं। अब फिर आज पर आते हैं। तेजस्वी ने बीते दिनों आरजेडी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अपने पिता और मां के शासनकाल के दौरान हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव ने कहा, ठीक है 15 साल हम लोग सत्ता में रहे पर हम सरकार में नहीं थे, हम छोटे थे फिर भी हमारी सरकार रही। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद यादव के राज में सामाजिक न्याय नहीं हुआ। 15 साल में हमसे कोई भूल हुई थी तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अब विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी की प्रचार सामग्री से लालू और राबड़ी की गैर मौजूदगी ने तेजस्वी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो माफ़ी मांगी थी उस बारे में वो सीरियस हैं। तो क्या ये मान लें कि आरजेडी में खुद अपनों ने ही लालू को किनारे कर दिया है?
इसकी गुंजाइश कम ही दिखती है। तेजस्वी ने माफ़ी इसलिए मांगी कि बिहार में इस वक्त 3 मुख्य राजनीतिक ताकत हैं, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। इसमें से जेडीयू और बीजेपी एक साथ हैं। साथ ही इन दोनों पार्टियों का जनता से संवाद का एक ही तरीका है। ये दोनों जनता को हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि लालू राबड़ी के राज में राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल था। बिहार के युवा वोटर भी अपने परिजनों से लालू राबड़ी राज की गुंडागर्दी के इतने किस्से सुन चुके हैं कि आरजेडी नेताओं के किसी भी बात पर अब वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। बिहार में यदि इस बार एनडीए की जीत हुई तो समूची आरजेडी सहित लालू के परिवार का सियासी सितारा अस्त होने की नौबत आ सकती है। आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन को जोड़े रखने की क्षमता फिलहाल केवल लालू में है और जेल सहित बीमारी के चलते वो कमजोर हो चुके हैं। कम से कम आज की तारीख में ये तो माना जा सकता है कि पिता से दूरी वाली बात तेजस्वी का दिखावा भर है। वो राजनीति की फील्ड में 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी की ये रणनीति क्या रंग लाती है। बिहार में यदि इस बार एनडीए की कहा गया है, कैसे कैसे दिन ये आए, हुए वो अपने पर आए। होता तो ऐसे ही दिख रहा है लालू प्रसाद यादव के साथ में, लेकिन इस बात के पुख्ता होने में संशय है, क्योंकि आखिरी में परिवार एक हो जाएगा। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, इस परिवार की एकता ही आज तक उसकी बहुत बड़ी ताकत रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। इस राज्य में शासन कर रही शिवसेना और अपने अनगिनत फैंस के दिलों में राज कर रही कंगना रनौत के बीच जमकर ठनी हुई है। अब ये तो सबको पता ही है कि अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी हालात में हुई मौत से शुरू हुआ ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल के विवाद में बदल चुका है। कंगना राज्य की सरकार पर असली दोषियों को बचाने का आरोप लगा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि सारे मामले के पीछे उस ड्रग माफिया का हाथ है जो बॉलीवुड में बुरी तरीके से पैठ जमा चुका है। इसके जवाब में कंगना को धमकी मिली और फिर उनके मुंबई में बने ऑफिस के बहुत बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया। शिवसेना का यह गुस्सा कई सवाल उठाता है, क्योंकि कंगना के लिए तो उसका गुस्सा बहुत ताज़ा मामला है, लेकिन इस पार्टी ने ऐसे तीखे तेवर और एक्शन तो उन लोगों के खिलाफ भी नहीं दिखाए जिनसे उसके बैर अब किसी दुश्मनी की शक्ल में जा चुके हैं। दाऊद इब्राहिम भले ही शिवसेना के निशाने पर हो, मगर उसकी प्रॉपर्टी मुंबई में पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी गैंगस्टर बहन रही हसीना पारकर ने शिवसेना के रहते हुए ही मुंबई में जिंदगी भर हुकूमत की। उसका अपना क्षेत्र था जहां शिवसेना भी दखल नहीं दे सकी। अब कंगना का न तो दाऊद जैसा खौफ है और न ही उसके पास हसीना जैसी कोई ठोस बैकिंग है। तो फिर क्या रहा कि शिवसेना कंगना के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और इस पार्टी का जुनून ऐसा कि वो इस मामले में मर्यादा की हर सीमा को लांघने में भी पीछे नहीं है। तो आइए डालते हैं इसी खास खबर पर हमारी खास नज़र। बॉलीवुड की एक फिल्म में अमिताभ बच्चन ने सवाल उठाया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और इसी बॉलीवुड में नाना पाटेकर ने एक फिल्म में कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज डर होती है। यदि कोई आपसे डरना छोड़ दे तो समझो कि आपका असर खत्म हो गया है। इन्हीं 2 फिल्मी उदाहरणों के बीच शिवसेना और कंगना रनौत के विवाद का सच तलाशा जा सकता है। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई शिवसेना के लिए राजनीति के बड़े आंगन जैसा ही है। इसी अंगना में कंगना की धमाकेदार सक्रियता के चलते शिवसेना का परेशान होना स्वाभाविक है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से आई कंगना वैसे ही आग बरसाने में कभी भी पीछे नहीं रहती हैं। पर इस बार तो उन्होंने जो तेवर दिखाए
उससे महाराष्ट्र की सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य, बॉलीवुड की पावरफुल लॉबी और महाराष्ट्र पुलिस सख्ते में आ गई है। अब इन मिले जुले फैक्टर्स का असर यह हुआ कि शिवसेना और कंगना के बीच ठन गई है। लेकिन ये मामला क्या वाकई राज्य सरकार और कंगना के बीच केवल इस एक मुद्दे पर टकराव का ही है? ऐसा लगता तो नहीं है। ये सही है कि बाल ठाकरे के समय से ही शिवसेना आक्रामक तरीके से राजनीति और रणनीति में ही यकीन करती आई है। इस संगठन के नेताओं के तीखे तेवर और शिव सैनिकों की उन तेवरों को आगे बढ़ाने की तरकीब के चलते शिवसेना अपने विरोधियों को इस प्रदेश में कमजोर करने में हमेशा ही कामयाब रही है। लेकिन अब लगता है कि उसका दांव बेकार जा रहा है। कंगना रनौत के मुंबई वाले ऑफिस पर बुलडोजर चल गया। इस हीरोइन को मुंबई में घुसने पर खतरनाक अंजाम की धमकी दी गई। खुद शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ने कंगना पर सीधा हमला बोला। लेकिन विवाद बल्कि झगड़ा अब बड़ा मामला बन चुका है। एक राज्य के भीतर शुरू हुए एपिसोड ने अब नेशनल लेवल का रूप ले लिया। 90 के दशक के आखिर की बात है। भारतीय अभिनेत्री रीना रॉय के क्रिकेटर पति मोहसिन खान अपने देश पाकिस्तान से भारत आए। उन्हें फिल्म साथी की शूटिंग करना थी। दुश्मन देश के होने के चलते शिवसैनिकों ने मोहसिन को रोक दिया। खान शूटिंग केवल तब कर सके जब बाल ठाकरे ने उनकी इस बारे में गुजारिश को मान लिया। अयोध्या में बाबरी गिराने के बाद बनी मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे महाराष्ट्र में केवल तब रिलीज हो सकी जब इसके डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन ने ठाकरे से ऐसा करने की इजाज़त देने का अनुरोध किया था। शिव सैनिक पाकिस्तान की टीम के मुंबई में होने वाले क्रिकेट मैच का विरोध करने के लिए मैदान की पिच ही खोद देते थे। उनके विरोध के चलते जहां कई पाकिस्तानी कलाकार मुंबई से अपने देश लौट गए, वहीं गज़ल गायक गुलाम अली ने भी सेना के चलते ही अपना मुंबई में तय एक कार्यक्रम आखिरी समय में रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन शिवसेना ने वही किया जो कहा और चाहा। इसलिए कंगना रनौत ने जब सुशांत मामले में तीखे तेवर दिखाए तो शिवसेना शुरू में बेफिक्र दिखी, मगर मामला उस समय बढ़ गया जब कंगना के आरोपों का रुख उद्धव के बेटे आदित्य तक पहुंचा। साथ ही इसकी रेंज में बॉलीवुड के वो दिग्गज भी आने लगे जिनके लिए माना जाता है कि शिवसेना के आशीर्वाद से ही वो माया नगरी में अपनी समानांतर सत्ता यानी पैरेलल हुकूमत चलाते आ रहे हैं। इसके बाद शिव सैनिक एक्टिव मोड में आए। संजय राउत ने बेलगाम जुबान का इस्तेमाल किया। जवाब में कंगना भी गरजी और ये झगड़ा अब बहुत आगे निकल चुका है। कंगना फिलहाल एक मिथक तोड़ने में सफल दिख रही हैं। वह यह है कि शिवसेना का कोई विरोधी मुंबई में नहीं टिक सकता। उन्हें केंद्र सरकार से सुरक्षा मिल गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कंगना का ऑफिस तोड़े जाने के मामले में राज्य सरकार से सफाई मांग चुके हैं। देश भर से कंगना को सपोर्ट मिल रहा है। ये सब तो होना ही था। सुशांत मामले में कंगना ने पहले ही दिखा दिया था कि उनकी आवाज के समर्थन में बहुत बड़ा तबका पहले ही उठ खड़ा हुआ था। तो फिर उद्धव ठाकरे और संजय राउत कंगना के खिलाफ हमले कर खुद की ही इमेज खराब करवाने जैसा कदम उठा बैठे। शायद इसकी वजह यह है कि शिवसेना इस कांड में कंगना के जरिए अपना डर खत्म होने की आशंका से घिरकर बौखला गई है। स्कॉटिश उपन्यासकार एलिस्टर मैकलीन का एक नॉवल है फियर इज द की। इसमें मुख्य पात्र बेहद खतरनाक और ताकतवर अपराधियों को उनकी जान का डर दिखाकर उनके साम्राज्य को खत्म कर देता है। यही डर महाराष्ट्र में शिवसेना की बहुत बड़ी ताकत रहा है और कंगना ने उसे सीधी सीधी चुनौती देकर शिवसेना के इस फियर फैक्टर को कमजोर कर दिया है। जबकि शिवसेना की कोशिश है कि मुंबई पर आमची मुंबई वाले फियर फैक्टर को वह कायम रख सके। इसलिए पार्टी मजबूर हो गई कि विरोधियों से निपटने के अपने पुराने हथकंडों के मुताबिक ही कंगना को भी डराकर चुप करा सके। शिवसेना का महाराष्ट्र में आज तक इतना असर नहीं हो पाया है कि वह अपनी दम पर यहां सरकार बना सके। पर बाल ठाकरे के निधन के बाद से इस पार्टी की ताकत में और कमजोरी आई है।
उद्धव मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अपने मरहूम पिता जैसी राजनीतिक समझ का उनमें अभाव साफ दिखता है। कंगना मामले में उनका रिएक्शन इसी इमेच्योरिटी को जताता है। हाँ, यदि धमकी मिलने या ऑफिस टूटने के बाद कंगना चुप हो जाती तो यह तय था कि शिवसेना को बंद मुट्ठी लाख की वाला फायदा पहले की तरह मिलते रहता। लेकिन अब बात तो खुल गई तो खाक की वाली होती दिख रही है। इसलिए तय मानिए कि सेना अपने खौफ को कायम रखने के लिए कोई और बड़ा कदम उठा सकती है। शायद उद्धव ऐसा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कंगना मामले पर उन्होंने फिलहाल केवल इतना कहा है कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी न समझा जाए। तो शिवसेना के अंगना में कंगना से तनातनी का यह एपिसोड अभी और लंबा खिंच सकता है। शिशिर घाट पांडे मूलतः भोपाल के निवासी हैं, लेकिन पिछले कई साल से मुंबई में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। कंगना एपिसोड पर शिशिर घाट पांडे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लगता है सुशांत प्रकरण की अनसुलझी गुत्थी में अब महाराष्ट्र की राजनीति, बॉलीवुड क्वीन कंगना, अभिनेता सांसद रवि किशन और अब अभिनेत्री सांसद जया बच्चन भी गुत्थम गुत्ता हो चले हैं। सुशांत प्रकरण को लेकर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए तो शिवसेना के बयानवीर सांसद संजय राउत ने उन्हें मुंबई न आने देने की सलाह दे डाली। जो सलाह कम और चेतावनी ज़्यादा थी, लेकिन कंगना ने भी चेतावनी का करारा जवाब देते हुए ये तक कह डाला कि जिसके बाप में दम हो मुझे मुंबई आने से रोक ले, और वो 9 सितंबर को मुंबई आ भी गईं। जाहिर था इससे शिवसेना विशेषकर संजय राउत के अहम को करारी चोट पहुंची, और पहुंचती भी क्यों नहीं, उन्होंने सपने भी नहीं सोचा होगा कि हिमाचल के गांव से आकर मुंबई में बसी अभिनेत्री की ये मजाल कि उनसे पंगा ले, उनके अस्तित्व को ललकारे, जो मुंबई और महाराष्ट्र पर अपना मालिकाना हक समझते हैं, जो संविधान को ताक पर रखकर खुलेआम ये कहते हैं कि मुंबई केवल मराठियों के बाप दादाओं की है। लेकिन कंगना के आगे उनकी एक न चली, उन्हें अपनी बुनियाद डोलती नजर आई। तो अब दीजिए इजाज़त, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रत्नाकर त्रिपाठी का नमस्कार।